अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज व्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक मगर अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पंजाब और दीगर इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है, लाखों अफराद बेघर हो गए हैं और बेयारो मददगार हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल आलमी सतह पर अहम फैसलों का मुंतजिर भी है। अगर बात की जाए सैलाब की, तो सैलाब ने इस वक्त पंजाब के तकरीबन 1400 से ज्यादा देहातों को मुतासिर किया है। लाखों लोग हैं जो कि बेघर हो गए हैं, खेत खलियान तबाह हो गए हैं, मवेशी बह गए हैं, बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। हुकूमत ने तकरीबन 3 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, लेकिन चैलेंजेस अभी बाकी हैं। वजीर आजम ने वाजे किया है कि यह बहरान दरअसल माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है और इससे निमटने के लिए हमें मजीद डैम्स और वाटर रिजर्व्स बनाने होंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात को रोका जा सके। फिर हमने ये भी देखा कि सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वुज़रा से राब्ता किया है और यह कहा है कि मंगल और बुध की रात दरियाई सिंध में सैलाब आने का खदशा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने दफातर में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और वहां पर उन्होंने सूरत हाल का जायजा भी लिया। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट हमने ये भी देखी है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक निहायत अहम दौरे पर चीन रवाना हुए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास पाकिस्तान के लिए महज एक सिफारती सरगर्मी नहीं है, बल्कि एक मौका है अपने मुआशी और इलाकाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने का। चीन हमारा करीबी दोस्त और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर भी है और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को सरमायाकारी की जरूरत है, तिजारती मौके फराहम करने की जरूरत है और खित्ते में अमन की अशद जरूरत है, तो ये दौरा इंतहाई अहमियत रखता है। फिर साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क को आजकल जिन चैलेंजेस का सामना है, इसी दौरान ईरान के सदर ने पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इंसानी बुनियादों पर फौरी मदद की पेशकश भी की है। ये पेशकश इस बात की अलामत है कि खित्ते के मुमालिक मुश्किलात के वक्त एक दूसरे का सहारा बनने के ख्वाह हैं। लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि क्या हमारी हुकूमत और इदारे इन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को आवाम की बेहतरी में ढाल सकेंगे या नहीं। ये बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान एक ही वक्त में दो बड़े चैलेंजेस से किस तरह से निपटेगा। एक तरफ अवामी रिलीफ और सैलाब मुतासरीन की बहाली है, तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुआशी और सिफारती ताल्लुकात हैं। ये वक्त ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरी कौम के इम्तिहान का है और हमें यह देखना होगा कि क्या हम इन चैलेंजेस को मौके में बदल सकते हैं, क्या हम आलमी ताल्लुकात को अपनी मईशत और फिर अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या हम आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान बना सकते हैं। ये आज के अहम टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद मुख्तार फारानी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले गजनफर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। ये जो हम मुल्क में सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है या भारतीय आबी जाहिरियत का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है? और साथ ही साथ जो हमारी एक प्लानिंग नहीं है, हुकूमत की नाअहली कह लें, गुज़िश्ता हुकूमतों की, इन सब सूरत हाल ने मिलकर पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, खास तौर पर अवाम को कितना नुकसान पहुंचाया है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इसमें सोचने की बात यह है कि क्या ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है? क्या ये सिचुएशन 75 साल में पहली दफा कायम हुई है जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है? ये तो हर साल का फिनोमेना है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था। तो ये तो एक रेगुलर फीचर है जो पाकिस्तान के अंदर शुरू होता है। अब अभी उसको हमने पहले हम इसमें ये कोई शक नहीं है, भारत ने जो डैम्स बनाए हैं उसके बाद जिस तरह वो पानी स्टोर करता है और फिर रिलीज करता है, वो पानी का जो फ्लो है, और आपको पता है कि जितने भी रिवर है पाकिस्तान के अंदर आते हैं उन सब का कैचमेंट एरिया जो है वो कश्मीर के अंदर है। वहां पे वो वहां से वो रिवर शुरू होते हैं और पाकिस्तान में फ्लो करते हैं, अदर देन वन रिवर। तो ये जो चीजें हैं, भारत वो तो हमारा दुश्मन है,
उसने हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना है पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हर साल फ्लड आता है, जो चलता है एडमराला से चलता है, जो झेलम में चलता है, जो चिनाब में चलता है, पूरा पंजाब ट्रेवर्स करता है, पूरा सिंध ट्रेवर्स करता है, उसके बाद जाके अली बंदर के नजदीक या किधर वहां जाके वो गिर जाता है अपना समंदर में। तो इसको रोकने के लिए जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, चाहे उसमें सिविलियन हुकूमत थी या उसमें जनरल की हुकूमत थी या उसके अंदर मुशर्रफ की हुकूमत थी, क्योंकि अयूब खान की हुकूमत के दरमियान तो दो डैम बन गए थे, मंगला बन गया था, तरबेला बन गया था। तो इन्होंने क्या किया, व्हाट हैड बीन डन? ये सिर्फ अपने चले सिविल हुकूमतों ने नहीं किया, क्योंकि कालाबाग डैम पे सिविल हुकूमतें जो वो कॉम्प्रोमाइज कर देती थी, तो ये जिम्मेदारी तो जियाउल हक की थी ना, जिसने बहुत बड़े काम किए थे, तो वो बना देता है। अब मुशर्रफ साहब जब आए थे तो बड़ा अपॉर्चुनिटी मोमेंट थी। पहली बात तो ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी नाअहली, हमारी बेवकती, हमारी जो हमारे हाँ मुख्तलिफ हुकूमतों की जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कही है, उनकी जो करप्शन और उनकी जो इनसेंसिटिविटी है अवाम उन्नास की तरफ से, कि वो पानी के अंदर लंबे लंबे बूट पहन के तो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एड आती है, उसके बाद फिर पैसा आता है। और आपको पता है, एक एग्जांपल आपके साथ मौजूद है कि टर्की ने हमें अमदाद भेजी थी जब हमारा फ्लड आया था जी जी। तो जब टर्की में एक क्राइसिस आया था तो हमने जो उनको वापस भेजे थे पैकेज, वो वही थे जो टर्की ने हमको भेजे थे जी। तो इधर से आप हुकूमतों की एफिशिएंसी का अंदाजा लगा लीजिए। तो ये तो आप मेरी बात सर, इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत संजीदा है ही नहीं, हुकूमत ऐसा करना ही नहीं चाहती है, लेकिन कोई खास रुकावट नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ आज जी, की। जी। मैं जब तक जो हुकूमत, दूसरी बात ये है कि हाँ ये मौसमी तब्दीली है, लेकिन मौसमी तब्दीली रिलेटेड किस चीज से है? वो तो क्लाउड बस्ट से रिलेटेड है ना। ज्यादातर ज्यादा जो बारिशें हो रही है या अर्बन फ्लडिंग जो होती है, अगर उसके अंदर जो नाअहली क्या है हुकूमतों की, वो ये है। अब आप लाहौर देखिए, लाहौर में एक सोसाइटी बनी थी पाक व्यू के नाम से, जहाँ पे लोगों ने बड़े फ्लैशल किस्म वो के भी घर वफाकी बनाए थे। वजीर की। जी। उसको किसने दिया था एनओसी और क्यों दिया था, किसी ने पूछा आज तक? हाँ। क्यों दिया था? और ये एक नहीं है, आप मतलब बेताशा इनन्यूमरेबल सोसाइटीज बन चुकी हैं जिनको हुकूमत ने एनओसी दिया है। और इसके साथ साथ अब देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में खुराक की किल्लत होगी, क्योंकि जो आपकी हर दुनिया में जितने भी ममालिक है ना, वो अपनी जमीन को कैटेगराइज करते हैं। जी बिल्कुल। ये एग्रीकल्चर लैंड है, इट विल नॉट बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। ये कंस्ट्रक्शन की लैंड है, ये इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो है यहाँ पे आपका वो पानी स्टोर होता है, इसको आप एग्रीकल्चर की हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की जमीनें हैं उसको मुझे याद है कि इमरान खान के जमाने में कैटेगराइज किया गया था, वो भी खत्म। हर जगह आपकी कॉलोनियां बन जाती है जहाँ। तो बात ये है कि ये तमाम चीजें अगर आप इसको एक टोटल सिनेरियो में देखेंगी तो कुदरती आफतों को, अब आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं डैम बनाना जरूरी है, तो आप मुझे बताएं आज से 10 साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जब सैलाब नहीं आया था, जब वो यहाँ पे खड़े होते थे लाहौर में, वहां पे अपना रंग महल पे और बाकी जगहों पे बूढ़, उससे सैलाब नहीं आता था, तो उस वक्त उनको उस वक्त से लेके अब तक कितने डैम बना चुके हैं वो, या हुकूमतें जो है। बिल्कुल, यानी कुदरती आफत तो है, लेकिन इसमें हुकूमती नाअहली भी इसका एक अहम जुज़ है। ज़ैनब साहिबा, हमें ये बताइएगा कि इस बार का जो हमने सैलाब देखा है वो शदीद तरीन है, ऐसा क्यों है? किन तब्दीलियों ने इस सैलाब को मजीद संगीन कर दिया है, मजीद तबाहकुन बना दिया है? बिल्कुल, जो हम इस दफा देख रहे हैं, देखिए मानसून का स्पेल अचानक दाखिल होता है वक्त से पहले, और उससे पहले जो गर्मी पड़ती है उसमें नमी का तनासुब इतना ज्यादा होता है, यानी वो गर्मी जो हम यूजुअली अगस्त में देखते हैं वो हमने जून में देखी। फिर इस नमी वाली गर्मी की वजह से आपके नॉर्दर्न एरियाज में ग्लेशियर एकदम पिघलना शुरू हो गए और हमने एक के बजाय बहुत सारे ग्लेशियर। ज़ैनब साहिबा, माज़रत के साथ आपने वर्ड यूज किया कि अचानक, तो हमारे पास जो इदारे हैं क्या उनको पहले से पेशगी तौर पर वो ये नहीं मालूम कर सकते कि एक मॉनसून का स्पेल आना है? अचानक कैसे? मैं आपको वही बता रही हूँ कि यूरोपियन कमीशन का डेटा था मई में, जो मानसून की वेदर फोरकास्टिंग होती है साउथ एशिया की, उसके मुताबिक साउथ एशिया के खित्ते में इस दफा मामूल से ज्यादा बारिशें प्रिडिक्टेड थी। लेकिन जो हमारा लोकल जो हमें प्रिडिक्शन आई भी थी वो ये थी कि इस दफा बारिशें मामूल से कम होंगी और ड्राउट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल हमारे पास जो कैपेसिटीज नहीं है उस किस्म का वेदर डेटा असेस करने की, जो बाहर के लोगों ने कर दिया, और हमने
अपनी प्रेडिक्शन हमारी टोटल उससे रूल आउट कर रही थी कि ये बारिशें इस दफा कम होंगी, तो वहां पे लैप्स आया बहुत बड़ा। फिर जब मैं बता रही थी कि ग्लेशियाई झीलें इतनी ज्यादा फटना शुरू हो गई कि इंसान नीचे गारा आ रहा है, फिर कहीं पे क्लाउड बर्स्ट होता है तो उससे बड़े बड़े पत्थर, जिसको आप ललॉफ कहते हैं, लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, वो होना शुरू हो गया, जिसमें लोग परेशान हो गए, पत्थर क्यों आ रहे हैं भैया, आपने जंगलात ही नहीं छोड़े दरख्तों पे, हाँ ये जी। फॉरेस्ट गवर्नेंस ना होने की वजह से। तो उसके बाद हमने देखा पोटोहार रीजन में अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, फिर कराची में अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, बारिश में बहुत ज्यादा शदीद होती है, और अब जो हम देख रहे हैं वो दरियाई सैलाब है, क्योंकि भारत ने, जाहिर है वो अपने डैम्स पहले भरते हैं, और चनाब जब सूख रहा था जून के शुरू में, और अब जब वहां बारिशें मामूल से ज्यादा हुई तो वो बड़े बड़े सैलाबी रेले वो आ रहे हैं जो अब हम देख रहे हैं, जो तबाही मचा रहे हैं। तो इस दफा जो हम देख रहे हैं ये फ्लड सुनामी है या क्लाइमेट ब्रेक डाउन है, यानी कि हम उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं जहां पे अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है क्लाइमेट चेंज की, ये ठीक पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है। हमें प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद मुख्तार फारानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि हम मुल्क में जो एक इंतहाई संगीन सूरत हाल देख रहे हैं, कई लोग अपनी जानों से चले गए, मवेशी बह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, और हम जो एक बार एक बात सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल में हुकूमत की गैर संजीदगी, प्लानिंग का फुकदान, ये कितने अहम अवामिल हैं जिसने हमें इस हाल में आज पहुंचाया? ये जो चीज फ्लडिंग और रेनी सीजन में जो ये चैलेंजेस हैं, ये पाकिस्तान को ये पिछले 5, 10 या 15 सालों से नहीं बल्कि 20-25, जब से पाकिस्तान बना है ये सिचुएशन आती है। और जब भी बरसात का दिन आता है, फ्लडिंग सीजन शुरू होता है, ये एक कॉन्टिन्यूस फिनोमेना है जिसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी, जब से मतलब मैंने कोई 45 साल पहले ज्वाइन की थी, उस वक्त भी हमारे मॉनिटरिंग सेल बन जाते थे, हम मॉनिटर करते थे और ये चीजें रिस्पांस जनरेट होते थे। इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। सिर्फ एक चीज ये है कि पैनिक जो क्रिएट होता है ना, पैनिक से और ज्यादा चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। पहली बात तो ये है कि अगर नेशनल जो हमारी कौम है, ये ठीक है कि हमने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की है और हमें पहले से खबर हो जाती है अभी कि ये चीज होने वाली है, लेकिन अब उसकी ग्रेविटी में कुछ ज्यादा बढ़ाव आ गया है। पहले ये था कि वो इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होता था, लेकिन ये चीज आती नहीं है। ये नहीं है कि अभी से शुरू हुआ है ये काम जो है। अपने मतलब है कि मुझे याद पड़ता है कि इवन 80s में भी हमारे सेल काम कर रहे होते थे, हम हेल्प करते थे इनकी जितनी भी मतलब है कि नेचुरल क्लाइमेटीज। उसके बाद एनडीएमए बन गया, वो एनडीएमए में ये चैलेंज इस दफा नहीं हुआ, पिछले सालों में भी ये चैलेंजेस आते रहे हैं। इसमें सिर्फ ये चीज आ गई है कि अभी इसकी जो ग्रेविटी है बहुत ज्यादा हुई है, जिससे पूरी नेशन में एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है। दूसरी ये कंबाइन कर गई है, पहले जो हमारी इंटरनल इश्यूज चल रहे थे वो इश्यूज हम मतलब है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के चैलेंजेस हमें चल रहे हैं, हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। इंडिया के साथ वॉर का होना, दो मतलब ये जब इंडिया के साथ हमारी वार हुई है उसके आफ्टर इफेक्ट्स में हमारी तैयारियां चल रही हैं, और इंडिया ने हमें काउंटर स्ट्रोक्स करने शुरू किए हैं इंसर्जेंसी के वाकयात को बढ़ा के। बिल्कुल। तो हमें कई फ्रंटों पे लड़ना पड़ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगी और ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी विल बी एबल टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज, और मैं बहुत होपफुल हूं कि हमारे जितने भी मतलब है आर्मी की जो मल्टी डायमेंशनल सलाहियत है काम करने की, वो इस तरह है कि वो सारों को साथ लेके, जो इनके हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे वेदर फोरकास्ट वाले लोग हैं, जो हमारी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सारे एक टीम के तौर पे जनरेट करते आए हैं। पिछले कई डिकेड से आर्मी जब भी नेशनल क्राइसिस डेवलप होते हैं, आर्मी रिस्पॉन्ड करती है इन कोलैबोरेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अभी जो सिचुएशन जिसमें तकलीफ ज्यादा हो रही है वो है कि बार इसका अक्रस बहुत ज्यादा हो गई है। सही, लेकिन सर उस हवाले से फिर हुकूमतों की तैयारी भी यकीनन होना जरूरी है। और बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त एक ही टाइम में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहा है, और उसमें हमारी पाक फौज यकीनन शाना बशाना खड़ी है। गजनफर साहब, अगर आप क्या समझते हैं
इस वक्त मौसर प्लानिंग ना की गई, डैम्स ना बनाए गए, बड़े ना सही छोटे छोटे डैम्स ना बनाए गए, तो जो आइंदा आने वाले 10 साल है, क्योंकि जो एक मौसमियाती तब्दीली है वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे तो हमें निपटना होगा। अगर मौसर प्लानिंग ना की गई तो आइंदा आने वाले 10 सालों में हम क्या सूरत हाल देखेंगे? जैसे कि हम ये भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि 75 सालों से यही सूरत हाल है सैलाब की, हर साल यही होता है। बात यह है कि जहां तक तो अदारों के रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, वो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर अदारे जो इसके लिए बनाए गए हैं वो रिस्पॉन्ड पूरा करते हैं। जैसे अभी आप आर्मी को देख लें, एक लेवल था, एक लेवल से ऊपर जब फ्लड जाता है तो फौज की जो रिलीफ टीमें होती हैं और जो हमारे जमाने अमन में ही और फ्लड से पहले हमें एरियाज एलोकेट हो जाते हैं फॉर्मेशंस को कि अगर फ्लड आया तो आपने इस जगह पे मूव करना है। फिर वो अपनी तैयारी भी करते हैं जो ब्लड उसके हिसाब से, अब जो किश्तियों के हिसाब से, रेस्क्यू इक्विपमेंट के हिसाब से जरूरी होती है, तो वो तो अपनी जगह मौजूद है और रहेगी। दूसरी बात यह है कि अब आप देखते हैं 1122 बनी है पंजाब के अंदर, अगर आप देखें उनके अंदर बहुत, उनके साथ डॉक्टर्स भी हैं, उनके साथ नर्स भी हैं, उनके साथ रेस्क्यू वो भी अपना काम कर रहे हैं। बात अदारों के रिस्पॉन्स की नहीं है, अदारे रिस्पॉन्स करेंगे, बात है उस इंटेंसिटी की। जैसे अभी आपकी डॉक्टर उन्होंने कहा कि किस इंटेंसिटी से वो चीज आनी है और हमने उस इंटेंसिटी को किस तरह फोरकास्ट करना है, बिल्कुल, और उस फोरकास्ट के हिसाब से हमने क्या तैयारी करनी है। पहले तो यह है कि रिलीफ से पहले, फ्लड रिलीफ से पहले, यानी सैलाब आने से पहले आपको तैयार होना चाहिए चीजों के लिए। और मैंने आपसे अर्ज किया, जैसे अभी बाकी बड़े बड़े बोल्डर्स क्यों आ रहे हैं, इससे कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है किसी हुकूमत की कि हम जंगलात के अंदर दरख्त काटने के ऊपर पाबंदी लगाएं, या हम देखें कि कितने दरख्त कट रहे हैं। क्योंकि जब जंगलात में, जब पहाड़ों में दरख्त कटते हैं, क्या होता है, वो जो जमीन की लेकिन सर ये सारे जंगलात की स्ट्रेंथ होती कटाई, है ना, दरियाई जो जी हाँ, इलाके वो हैं वहां लूज हो पर जाती गैर है। कानूनी तो तामीरात, बात ये तो यहाँ सब पे हुकूमत बात जो है ना, के वो इदारों के समझिए, अंडर ही हो रहा है ना ये काम, तो हुकूमत कैसे रोकेगी? वो तो खुद इन्वॉल्व है सारी सूरत हाल को यही मैं पैदा अर्ज कर करने रहा हूँ में। ना, बात रिस्पॉन्स की नहीं है, रिस्पॉन्स हर अदारा देगा, फौज है वो देगी, रेंजर्स है वो देगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देंगी, 112 देगा, रिलीफ टीमें देंगी। लेकिन बात यह है कि उससे पहले जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अभी कहा कि अगर बाहर से फोरकास्ट थी कि जी रेन आएगी, तो हमारे पास वो फोरकास्ट का सिस्टम क्यों नहीं था जो ये ट्रेड करता कि ड्राउट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे एक्सटेंसिव रेन होंगी। अब मैं ये क्या अर्ज करता हूँ, जो क्लाउड बस्ट है ना, उसके बारे में मैं कहता हूँ कि आप कितनी भी तैयारी करें, आप क्लाउड बस्ट एक ऐसी चीज है जिसने तबाही लेके आनी है। बल्कि आपकी नजर से गुजरा होगा, टेक्सास में क्लाउड बस्ट हुआ है और वो अमेरिका की सबसे रिच रियासत है, और वहां पे दरिया का लेवल जो 40 फीट ऊपर चला गया था, उसके अंदर पूरा शहर डूबा, कोई 200 लोग जो है वो उसका शिकार। तो क्लाउड बस्ट एक ऐसी चीज है जो वाकई बहुत एबनॉर्मल नेचुरल क्लाइमेट। लेकिन जो फ्लड जिस तरीके से, आपको पता है, हम इंटरनेशनल वाटर कोर्ट में मुकदमा आ रहे थे अपना, जब हमने इंडिया के डैम्स पर ऑब्जेक्शन रेज किया था, वहां पे वन ऑफ द आर्गुमेंट क्या था, एक आर्गुमेंट वहां पे ये दिया गया था कि जी आपको तो पानी की जरूरत ही नहीं है, आपके सैलाब आते हैं, पानी गिरता है आगे समंदर में, यू डोंट नीड वाटर। अगर आपको पानी की जरूरत होती तो आप डैम बना चुके होते, तो क्यों नहीं जियाउल हक ने कालाबाग डैम बनाया, क्यों नहीं मुशर्रफ साहब ने कालाबाग डैम बनाया। फिर बात सबसे बड़ी है कि जो आपकी गुजरगाहें हैं, जो आपकी आप कराची में जाके देखें ना, आपने कालाबाग डैम और डैम्स का जिक्र किया, आपको लगता है कि ये सारी चीजें भी सियासत की नजर है, इसी वजह से ये आइंदा भी नहीं होंगी? मेरी बात लिख लीजिए, ये आइंदा भी, अगले साल भी आप इसी तरह प्रोग्राम कर रही होंगी। ठीक है, सही। ये अभी तक तो हुई नहीं है, हर साल प्रोग्राम करते हैं आप, हर साल टीवी पे प्रोग्राम होते हैं, सोशल मीडिया पे, और चीजें उसी तरह जब गुजर जाती है फिर उसी तरह। इससे पहले पाकिस्तान में कितने वर्स्ट फ्लड आए हैं, तो आप मुझे बताइए उसके बाद कोई डैम बना है? जहांगीर पाशा डैम बन रहा है ना। सर एक ब्रेक लेते हैं, तीनों मेहमान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे कि पूरी दुनिया में इस तरह के सैलाब आते हैं, सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, ग्लेशियर्स पिघल, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, लेकिन जो नुकसानात हैं वो कम किए जाते हैं। पिछले जो इस तरह के हादसात हुए हैं उनसे सबक सीखा जाता है, आगे बढ़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नजर नहीं आता है। इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।